एवरीवन, एज यू नो आपका यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर आ चुका है रिलेटेड टू एग्जाम, और यहाँ पे आपका फॉर्म फिलिंग डेट भी जो है आपको बता दी गई। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है वो पूरा का पूरा सेशन आपको यहाँ डिटेल डिस्कशन होगा अबाउट द फॉर्म फिलिंग मतलब फॉर्म फिलिंग क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड आपके जो है फॉर्म फिलिंग डेट से रिलेटेड। ठीक है, तो इस सेशन के अंदर बने रहिएगा। तो आगे चलिए, देखो यहाँ पे हम बात करते हैं जब इन्फॉर्मेशन बुलेटिन की, तो यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का दिसंबर का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है वो दिया गया है। यहाँ आपको बताया गया है कि भाई आपका एक तो पहले एग्जाम डेट जो है वो यहाँ पे दी गई कि एग्जाम डेट आपकी क्या होने वाली है। लेट्स कम टू द एग्जाम डेट। चलो एग्जाम डेट की जब आप यहाँ पे बात कर रहे हैं तो लेट्स सी एग्जाम डेट का। देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली दिया गया है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और सबमिशन की डेट दी गई है। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन डेट दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, जो कि 7 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर दिया गया है। यानी कि आपके रजिस्ट्रेशंस यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। 7 नवंबर तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आपका 7 नवंबर पे यहाँ पे आपके फॉर्म फिलिंग डेट बेसिकली फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद में आपको यहाँ पर पेमेंट करने का भी टाइम यहाँ पर है, दैट इज 7 नवंबर। अब यहाँ पे फीस बताई गई है, दैट इज आपका यहाँ पे जनरल की फीस है, दैट इज 1150। देन आपका यहाँ पे जो है SC ST या फिर आप कह लीजिए PWD PWBD की कैटेगरी के लिए जो है आपको दिया गया है, दैट इज 325 एंड जनरल EWS या कह सकते हो OBC NCL के लिए है 600 रुपीज। अच्छा, फॉर्म फिलिंग के बाद में आप यहाँ पे अगर आपको कोई भी करेक्शन करना है तो करेक्शन करने के लिए आपको डेट दी गई है, दैट इज 10 नवंबर से लेके 12 नवंबर तक। आपका अगर 7 नवंबर तक फॉर्म फिल कर दिया गया है, उसके अंदर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो 10 से लेके 12 तारीख तक आप यहाँ पे अपनी करेक्शन कर सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज यहाँ पे इन्होंने दी गई है, अगर मैं आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि पिछले काफी सारे अगर हम जितने भी हमारा नोटिफिकेशन आता था एग्जाम रिलेटेड, तो आपको NTA एक डेट जो है वो डिसाइड कर देता था कि इस डेट के बीच में आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे अगर कहा जाए कि पिछला अगर दिसंबर का नोटिफिकेशन में देखूंगी तो उन्होंने नोटिफिकेशन के अंदर 22 दिसंबर तक की डेट दी गई थी कि 22 दिसंबर तक आपके एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, बट दिस टाइम उन्होंने ना तो यहाँ पर एग्जामिनेशन की डेट दी है, और इंटीमेशन वगैरह की डेट तो वैसे भी लेट आती है कि आपका सिटी जो है इंटीमेशन वो वैसे भी लेट आता है, बट यहाँ पे उन्होंने डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो भी यहाँ पे टू बी इंटीमेटेड लेटर कहा गया है, यानी कि बाद में बताया जाएगा कि आपका एक्चुअली एग्जाम होना कब है। ठीक है, चलिए ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम की बात की जा रही है तो सेम यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है बिना ब्रेक के। पेपर 1 और पेपर 2 एक साथ यहाँ पे होते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे बाकी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ये सब चीजें बाद में दी गई हैं। अच्छा, वेबसाइट की जब बात की जा रही है, इन्होंने ना आपको वेबसाइट बताई है, 2 वेबसाइट्स यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे फॉर्म जब फिल कर रहे थे तो पहले इनिशियल डेज में nta.nic.in वाला वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा था, बट यहाँ पे nta.ac.in जो है उस पर नोटिफिकेशन आया था, उस पर फॉर्म फिलिंग के बारे में बताया गया था। तो आपके पास यहाँ पे 2 वेबसाइट है, उनको एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। अच्छा देखिए, अब आगे चलते हैं। जब हम यहाँ फॉर्म फिलिंग की बात कर रहे हैं तो फॉर्म फिलिंग का बेसिकली आपको बताया गया है कि अगर आप यहाँ पे स्टेट OBC कैंडिडेट नहीं है, आप अगर OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में नहीं आते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया है स्टेट OBC लिस्टेड कैंडिडेट्स के लिए, इफ आप OBC NCL सेंट्रल लिस्ट में नहीं हैं तो आप यहाँ पर जनरल या अनरिजर्व्ड जो है कैटेगरी को ही चूज करेंगे। ये पॉइंट इन्होंने दिया है। बाकी आपका सारा फॉर्म जो है वो सारा ऑनलाइन यहाँ पे भरा जाएगा। आप उसका अपने फॉर्म जो है फिलिंग जब भी आप अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वहां पे आपको एंटायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं। अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि भाई किस तरह से यहाँ पर आपका किस कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फॉर्म फिलिंग हुई है, या आपको एलिजिबिलिटी यहाँ पे जो बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज है, 3 कैटेगरी यहाँ पर दी जा रही है। ठीक है, आपको यहाँ पर अवार्ड ऑफ JRF या और असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ की बात की जा रही है। अगर आप JRF के लिए अवार्ड लेना चाहते हो और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेना चाहते हैं तो किस किस चीज में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करना है तो आप JRF में यस कर सकते हो, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे और PhD के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, अगर आप अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर PhD के लिए करते हो
तो आप वहां पे जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होगे, केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और केवल पीएचडी के लिए एडमिशन। इसके बाद अगर आप पीएचडी ओनली के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो यानी कि आप ना तो जेआरएफ के लिए एलिजिबल हैं, ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं, केवल और केवल पीएचडी एडमिशन के लिए ही आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे जब मैं बात कर रही हूँ, सिंपली अगर यहाँ पे देखा जाए कि अगर मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ जो पर्सन फॉर्म फिल कर रहा है अंडर द कैटेगरी ऑफ जेआरएफ एंड यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, तो वो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी और जेआरएफ के लिए। तो यानी कि आपका अगर जेआरएफ क्वालिफाई होता है तो आपको जेआरएफ सर्टिफिकेट जो मिलेगा या अवार्ड जो मिलेगा वो आपका यहाँ पे 3 साल तक के लिए एलिजिबल होगा। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वहां पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप केवल असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए कर रहे हो तो आपका जेआरएफ यहाँ पे नहीं माना जाएगा, आप केवल और केवल पीएचडी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एलिजिबल होंगे। के अलावा अगर आप पीएचडी एडमिशन केवल पीएचडी एडमिशन के लिए कर रहे हैं तो ना ही आप जेआरएफ में ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर में एलिजिबल होंगे, आप केवल पीएचडी के लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी मानी जाएगी। ओके, अच्छा देखो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि आपको बेसिकली जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट जो हैं उनको पीएचडी प्रोग्राम के अंदर एडमिट हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू जो भी रेगुलेशंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन 2022 के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बेसिकली एडमिशंस के थ्रू इंटरव्यू के थ्रू आपके एडमिशंस यहाँ पे कंडक्ट कराए जा सकते हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के ऊपर भी यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्या है, या एग्जामिनेशन स्कीम की बात करते हैं पहले। इफ 2025 के हिसाब से यहाँ पे देखा जाए एलिजिबिलिटी आपका एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो सेम रहने वाला है, एग्जामिनेशन स्कीम कोई भी चेंज नहीं है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ पेपर 1 और पेपर 2 की, सेम पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा और 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आएंगे, ठीक है। तो और वही आपका पेपर 2 के अंदर 200 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले। दोनों का यहाँ पे सेम टाइम पे ही एग्जाम होगा, यानी कि आपको 3 आवर्स ही मिलने वाले हैं। 3 आवर्स में आपको आपका पेपर करना है विदाउट ब्रेक, ठीक है। अब सिंपल है, यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेंड करना कंपलसरी है। आपको यहाँ सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन बेसिकली दे दी गई है। अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने सेम चीज बोला है कि जो मीडियम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का होने वाला है, ठीक है, अगर आपकी कोई भी लैंग्वेज पेपर है उसको छोड़ के, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है पेपर में या क्वेश्चन के अंदर, कोई भी अगर लैंग्वेज बैरियर है, कोई ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है, तो इंग्लिश वर्जन जो होता है वही कंसिडर किया जाएगा मेन डिसीजन लेने के लिए। ओके, यहाँ पे काफी बच्चों में डाउट रहता है कि मैडम नेगेटिव मार्किंग जो बात कर रहे हो यहाँ पे क्या नेगेटिव मार्किंग बेसिकली देखने को मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो देखिए देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। अगर कोई भी इनकरेक्ट रिस्पॉन्स आपका यहाँ पे होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, है ना। यहाँ पे आप बेसिक जो अदर एग्जाम्स की तरह नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है, तो इस बार भी आपका नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। इसके अलावा हम यहाँ पे चलते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर कि एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है। तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जब आप बात करोगे तो यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे आप अगर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, आप ईडब्ल्यूएस से जिन्होंने 55 मार्क्स यहाँ पर लेके आए हो, यानी कि आप 55 मार्क्स एटलीस्ट आपके पास होने चाहिए बिना राउंड ऑफ के, विदाउट राउंडिंग ऑफ, यानी कि प्रॉपर 55% यहाँ पे हो, उससे ज्यादा हो तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। मास्टर डिग्री में होने चाहिए। अच्छा इन्होंने एक चीज कही है, या तो आपका पीजी हो या फिर आप यहाँ पे अपीयरिंग में भी हो सकते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा है, ठीक है, अपीयरिंग में है, तो वो भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री के अंदर यहाँ पर है तो वो इसको क्या कर सकता है, फॉर्म फिल यहाँ पे कर सकता है। तो बच्चों को आप लोगों को काफी डाउट रहता है कि अगर हम अपीयरिंग में हैं तो क्या हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट अगर कोई थर्ड जेंडर कैटेगरी से है या फिर उसके बाद कोई भी अगर कोई रिलैक्सेशन दिया गया है, अगर आपको रिलैक्सेशन है तो वो भी फॉर्म यहाँ पे फिल किए जा सकते हैं। तो आपको प्रॉपर रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है ना। अच्छा पीएचडी डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशन हैव बीन कंप्लीटेड बाय 19 सितंबर 1991।
अगर कोई भी पीएचडी होल्डर जिसका मास्टर लेवल 19 सितंबर 1991 तक कंप्लीट हो गया है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल होगा और उसको 5% का रिलैक्सेशन बेसिकली दिया जाएगा, यानी कि 55% की जगह पर उनका नेट में अपीयर करने का जो स्कोर है वो 50% रह सकता है। ठीक है, ये चीज इन्होंने यहाँ पे आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर बताई हुई है। अब कैंडिडेट्स बेसिकली ये वाला रूल लागू पहले भी हुआ, मतलब वही रूल है 4 ईयर वाला। इफ अगर आप 8th सेमेस्टर बैचलर डिग्री प्रोग्राम में है तो आप यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो, बट इन्होंने बोला है मिनिमम 75% आपका होना चाहिए। ठीक है, तो 75% मिनिमम इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर आपसे, जब हम बात कर रहे हैं इनके ये हमने यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात कर ली, आप एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताइए कि आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो। अच्छा देखो, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फॉर्म्स की, आपको यहाँ पर जेआरएफ के लिए रिलेटेड टू जेआरएफ अवार्ड्स, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अच्छा देखिए, एग्जाम्शन की बात करते हैं कि अगर कोई एग्जाम्शन यहाँ पे दिया गया है तो उसकी बात करो। सिंपल सी चीज़ है, आपको यहाँ पे इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे बोला गया है इफ नेट सेट स्लेट शेल रिमेन द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्रूटमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में या किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपके लिए नेट सेट और स्लेट ये मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने बताई हुई है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजीसी द्वारा ही यहाँ पे बेसिकली अगर कोई एग्जाम्शन की बात की जा रही है तो यूजीसी रेगुलेशन के अंतर्गत ही एग्जाम्शन यहाँ पे दी जाएगी। अब देखो एज की बात करते हैं। इन्होंने एज के लिए कहा है एज लिमिट या रिलैक्सेशन कितना मिलने वाला है। देखिए जेआरएफ के लिए, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एज जो है 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑन फर्स्ट ऑफ बेसिकली यहाँ पे दिया गया है दिसंबर 2025, यानी 1 दिसंबर 2025 को 30 से ज्यादा एज नहीं होनी। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्शन दिए गए हैं। एग्जाम्शन किसको दिए गए, मतलब आप यहाँ पे कह लीजिए रिलैक्सेशन दिया गया है 5 साल का। किन किन के लिए, अगर आप ओबीसी एनसीएल है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी थर्ड जेंडर एंड द विमेन एप्लीकेंट्स, अगर कोई विमेन एप्लीकेंट भी है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल रहा है। दैट इज 35 ईयर्स। अगर आप यहाँ पे हो 35 ईयर्स तक आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर जेआरएफ। ठीक है, जेआरएफ के लिए है। चलिए, तो ये चीज यहाँ पे आपको फॉर्म फिलिंग के लिए गिवन है। आगे हम यहाँ पे चलते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज नहीं है। अगर आपको यहाँ पे डाउट है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट है तो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी एज लिमिट। एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी अगर आप यहाँ पे किसी यूनिवर्सिटी में पहले से पढ़ा रहे हो या फिर आप अपना केवल पीएचडी के लिए एडमिशन करना चाहते हो, जैसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका नॉर्मली बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, उनको पीएचडी में एडमिशन चाहिए पीएचडी ओनली के लिए, तो उसके लिए भी एज कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एज कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे केवल जेआरएफ के लिए 30 ईयर्स आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, लिमिट दी गई है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशंस की जो बात की गई है तो रिजर्वेशंस यहाँ पे देख लीजिए, आपको यूनिवर्सिटीज में सीट्स का रिजर्वेशन यहाँ पर है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत यूजीसी नेट अकॉर्डिंग टू दिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन में आपको रिजर्वेशन सीट दिया गया है, दैट इज 15% फॉर एससी, 7.5 टू एसटी, 27% टू ओबीसी एनसीएल एंड 10% टू आपका जनरल ईडब्ल्यूएस एंड 5% फॉर पीडब्ल्यूडी। तो ये चीज हमारे आपको यहाँ पर कह सकते हो रिलैक्सेशंस और एग्जेम्पशंस का हो गया। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको अगर हम यहाँ पे जब हम फॉर्म फिलिंग की बात कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी रिलेटेड ही चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। बाकी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है, एग्जाम पैटर्न सेम है, आपका सेम एग्जाम पैटर्न पे चीजें चल रही हैं, आपका कोई चेंजेस नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में कोई चेंजेस नहीं, सब बराबर वैसा ही है जैसा पहले यहाँ पे चल रहा था। ठीक है, अब आप यहाँ पे जिस भी आप कैटेगरी में इंटरेस्टेड है, यानी कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो। इफ अगर आप पीएचडी ओनली करना चाहते हो तो पीएचडी ओनली की। अच्छा, एक चीज यहाँ पे है, जिनको
केवल पीएचडी ओनली चाहिए, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको जेआरएफ नहीं चाहिए, जिनको केवल पीएचडी ही चाहिए, या फिर बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही फाइट कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप जब फॉर्म फिल करते हो तो प्लीज अपने ही कैटेगरी के अंदर फॉर्म फिल करें। जैसे अगर आपको यहाँ पे केवल पीएचडी करनी है तो पीएचडी ओनली ही प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप जेआरएफ के लिए वहां पे फिल करते हो और आपको जेआरएफ नहीं चाहिए, आपको केवल पीएचडी के लिए एडमिशन, तो बहुत सीट्स, अगर हम कहें कि जैसे ना आपका जो है कट ऑफ्स पे बहुत फर्क पड़ रहा है, तो कट ऑफ्स पे फर्क पड़ जाता है, तो आपको जो चीज़ चाहिए आप उसी जगह पर आप अप्लाई करें। अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करना है, तो आपको वहां पे जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी ओनली तीनों में आप एप्लीकेबल हो जाओगे। बट आपको केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करना है या फिर केवल पीएचडी ओनली के लिए करना है, तो आप उसी क्राइटेरिया के अंदर फॉर्म फिल, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे आपको ये जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बेसिकली अभी दिसंबर 2025 का जो दिया गया है, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली होगी। आप बाकी यहाँ पर एनटीए की वेबसाइट पे जाके आप इस फाइल को जो है इस जो आपको बेसिकली बुलेटिन जो है इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कोई अगर आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो जरूर दीजिएगा, उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पर आने वाले टाइम में आपके जो है वीडियोस बनाऊंगी आपके डाउट्स क्लियर करने, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है, तैयारी को कंटिन्यू रखिए, बीच में आप कोई भी हर्डल नहीं आना चाहिए। फेस्टिवल्स हो या कुछ भी चीज़ें जो हैं उनको थोड़ा सा, जैसे अगर कहते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है तो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हुए आप अपना जो है मैनेज करो अपनी पढ़ाई को, अपनी स्टडीज़ को, और जो है चीज़ों को कंटिन्यू रखो, ठीक है ना। अब कोई भी यहाँ पे कोशिश करना कि कोई भी जो है हर्डल नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपके पास यहाँ पे फॉर्म्स तो आ चुके हैं। अच्छा, डेट की रही बात, तो यहाँ पे डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है। डेट्स दिसंबर स्टार्टिंग में होंगे या फिर आपका यहाँ पे दिसंबर एंडिंग में होंगे, तो उसका यहाँ पे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं किया गया है एनटीए द्वारा। तो अभी राइट नाउ अपनी कोशिश करना कि अपनी पढ़ाई जैसे कर रहे हो वैसे ही करो, बीच में कोई भी यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा स्टॉप हुए हो तो कंटिन्यू करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।